तो योद्धाओं, जीवन में कभी भी अ, निर्णय या फिर क्या बोलना चाहिए परिस्थिति हमारे हिसाब से नहीं चलती। हमारे हिसाब से हमारा मेहनत होता है, हमारी ईमानदारी होता है और हमारे ध्येय के प्रति हमारा प्यार और श्रद्धा होता है। ध्येय का मिलना ना मिलना ये ध्येय के ऊपर है और आसपास की परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ। कुछ लोग अभी लगातार बहुत सारे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और आगे की एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग कर भी रहे हैं। तो इस बीच क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत अनसर्टेनिटी होता है, जो एक स्टूडेंट के मेंटल स्टेटस को बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस करता है। तो हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपनी मानसिक स्थिरता को बहुत शांत रखें और इधर उधर की बातों में ना उलझें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम डेली मेहनत करें और डेली अपने कार्य के प्रति ईमानदारी से उसको पूरा करें। इस बीच हम लोग डेली टारगेट के थ्रू अभी पॉलिटी कर रहे हैं। संविधान में हम लोगों ने मूल कर्तव्य तक कंप्लीट किया है, जो भाग 4 का क पार्ट तक है। भाग 5 में हमारा संघ है। हमारे मेंस के सिलेबस में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका टॉपिक लिखा हुआ है। हम लोग लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ रहे हैं। आपको उसमें एक टॉपिक मिलेगा राष्ट्रपति, जो हमारे कार्यपालिका के टॉपिक में कवर होगा। राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद मंत्रिपरिषद, ये सारे हमारे कार्यपालिका में आएंगे। विधायिका में आपका लोकसभा और राज्यसभा का टॉपिक आएगा। उसके बाद आप न्यायपालिका पढ़ोगे तो सुप्रीम कोर्ट आएगा। ये हमारे भाग 5 में सेंटर के आएंगे और भाग 6 में स्टेट के आएंगे। और हमको दोनों आर्टिकल याद करना पड़ेगा और दोनों पार्ट कवर भी करना पड़ेगा। और आप देखना कि जो आर्टिकल हम लोग सेंटर का याद करते हैं, जैसे आप आर्टिकल 85 याद किए हो, तो जो हमारे संविधान के आर्टिकल 85 में होगा लिखा सेंटर के रेस्पेक्ट में, वही चीज़ हमारे स्टेट के रेस्पेक्ट में कहाँ पे लिखा होगा, उसमें आप 100 जोड़ दो और -11 कर दो। तो क्या हुआ, 85 + 100 मतलब 185। उसमें आप -11 कर दो, मतलब आप टोटल कितना जोड़े, 89 प्लस ऐड किए। 85 में 89 ऐड करोगे तो आपके आर्टिकल निकल जाएंगे। कोई सा भी आर्टिकल आप लेके देखो। 74 में क्या लिखा है, उसको आप 174 - 11 करो, 164। तो आपको आर्टिकल 74 में जो लिखा होगा सेंटर के रेस्पेक्ट में, आर्टिकल 164 लिखा होगा किसमें, स्टेट के रेस्पेक्ट में। तो जो हमारे आर्टिकल लिखा होगा 85 में, वो कौन से आर्टिकल में लिखा होगा, 174 में। 100 ऐड किए, -11 किए। तो आपको सेंटर और स्टेट के आर्टिकल को याद करने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, जब आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो आप आज का टॉपिक आपको हमारे संविधान में राष्ट्रपति ही पढ़ना है। आज आप सिर्फ राष्ट्रपति पढ़ोगे। आप देखोगे कि मेंस के सिलेबस में या मेंस के एग्ज़ाम, अगर आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप उठाओगे तो देखो कि राष्ट्रपति टॉपिक से हर साल क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। तो मैं थोड़ा राष्ट्रपति के ऊपर ओवरव्यू दे देता हूँ। राष्ट्रपति में आपको आर्टिकल तो बहुत सारे आर्टिकल याद करने पड़ेंगे। लगभग आपको प्रीलिम्स के लिए सारे आर्टिकल याद करेंगे, जो आपको लक्ष्मीकांत सर की बुक में नहीं मिलेगा। तो आप लक्ष्मीकांत सर की बुक, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए है, हमारे मेंस के लिए है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए ये आर्टिकल हमको इम्पॉर्टेंट याद करना पड़ेगा। तो ये आपको बुक आपको आर्टिकल याद नहीं कराता है। तो आपको मैं हमेशा बोल रखा हूँ, एक हरिराम पटेल सर की या कोई भी कोचिंग की बुक आपके पास हो जिसमें आर्टिकल के द्वारा आपके कंसेप्ट दिए हों, तो आप उससे पढ़ें। आप आर्टिकल पढ़ेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया कैसे होता है, इसमें कौन कौन भाग लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, और राष्ट्रपति के जो महाभियोग होती है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। दोनों में डिफरेंस कौन है कि राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो स्टेट असेंबली के भी, स्टेट के विधानसभा के लोग भी इसमें जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी भाग लेते हैं। लेकिन जब उनकी ये होती है, और जो निर्वाचन में मनोनीत सदस्य जो होते हैं सेंटर के, लोकसभा और राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं। लेकिन जब
इनकी महाभियोग होती है। तो ये जो मनोनीत सदस्य हैं लोकसभा राज्यसभा की, ये भाग तो लेते हैं, जो कि निर्वाचन में भाग नहीं लिए थे लेकिन महाभियोग में भाग लेते हैं। और जो स्टेट के मेंबर हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, जो निर्वाचन में भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, आपको पता होनी चाहिए। मेंस में 15 नंबर में एक बार पूछ भी चुका है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में लिखिए। इसके बाद आप इनके अर्हता के बारे में देखेंगे, जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। शपथ, ये क्या शपथ में क्या क्या लेते हैं, क्या विषय का शपथ लेते हैं। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक के बारे में पढ़िए। फिर आप देखोगे कि कितने सारे राष्ट्रपति हुए, थोड़ा एक बार प्रीलिम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। कौन से राष्ट्रपति कब निर्वाचित हुए, कौन से निर्विरोध चुने गए। एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति हमारे एन संजीव रेड्डी है, ये आपको पता होने चाहिए। फिर कौन से क्रम में कौन से राष्ट्रपति हुए हैं, आप एक अगर सारे राष्ट्रपति सीक्वेंसली आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, प्रीलिम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति की पदावधि, ये आप सब याद करेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कर्तव्य जो है, कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा है, मेंस में भी पूछते हैं। तो आप ये सारे शक्तियों को याद करेंगे। राष्ट्रपति के वीटो शक्ति को भी याद करेंगे। अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है, ये सारी चीज़ें आप, राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, तो ये सारी आपको याद होनी चाहिए। आपके प्रीलिम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है। मेंस के लिए अगर आप मेरे को पूछो तो पॉलिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति, और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो तो ये आप ज़रूर करेंगे। इसके बाद आप सीजी हिस्ट्री कर रहे होंगे। सीजी हिस्ट्री में जो आपको टॉपिक मिला है, अंग्रेज़ों के अधीन मराठा और जो ब्रिटिश अधीक्षक वाले टॉपिक, प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। फैक्चुअल के साथ कंसेप्चुअल पढ़ेंगे आप। राम कुमार बिहार सर की भी बुक पढ़िए और हरिराम पटेल सर की भी बुक पढ़िए, वो पढ़ेंगे। फिर हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन लगाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि मेंस के लिए इस टॉपिक को कैसे पढ़ना था और प्रीलिम्स के लिए कैसे करना है। तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए तो आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर होगा कि प्रीलिम्स में लिए क्या है, और मेंस के लिए जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपको पता है चल ही जाएगा कि क्या है। इतना करने के बाद हम लोग हिंदी के टॉपिक के ऊपर आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा हिंदी आज स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा हिंदी का टॉपिक होगा हिंदी साहित्य काल इतिहास विभाजन। तो इसके लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, आप उसको देखेंगे। आप विनय कुमार पाठक सर की बुक से ही पढ़ेंगे इस टॉपिक को, आपको इसके अलावा और किसी भी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसमें बहुत ही वृहद दिया है, बहुत सारा दिया है। एक स्टूडेंट को वो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसमें आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है। इसके लिए मैं एक नोट्स दूंगा आपको वही पढ़ना है, आपको उसको रटना है, पढ़ना भी नहीं है, आपको रटना है। मैं आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ आज, आप उस लेक्चर को देखिए, और लेक्चर को देखने के बाद आप क्या करेंगे, समझिए, और जो टॉपिक के ऊपर नोट्स मैं दे रहा हूँ उसको या तो लिख लो या तो पीडीएफ को प्रिंट करा लो और उसको रट लो। डेली आप क्या करना, आज से हम लोग एक हफ्ता तक उस टॉपिक को, इस वीक हमारा टारगेट रहेगा इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग इन्वॉल्व रहेंगे, और शुरू से स्टार्ट करो, और मैं कल से फिर क्वेश्चन भी पूछना शुरू करूँगा। आप देखोगे कि बहुत सारे इतिहासकारों के कुछ बुक्स हैं, उसके बाद उन्होंने इतिहास को बहुत सारे डिवाइजन में बांटा है, वो है। और ये सारी चीज़ें मैंने लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है, उसको देखिए, और जो नोट्स है उसको रटिए, बहुत अच्छा नोट्स है। आप उसको कर लेने के बाद हिंदी साहित्य काल इतिहास विभाजन में बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील करेंगे। ये करेंगे हम लोग, और बाकी चीज़ें सारी स्मूथली चलेंगे। आई होप कि कल आपने मैथ्स के जो लेक्चर मैंने प्रोवाइड किया है, जो भी 48 क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिया है, अच्छे से समझा होगा, और आपकी उस टॉपिक के ऊपर थोड़ी पकड़ मजबूत हुई होगी, और आपने अपने फेयर कॉपी में सारे कुछ को लिखा होगा, और लिख के समझ में उस टॉपिक के ऊपर अपनी कमांड स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। ये आपके न सिर्फ मेंस के लिए, आपके प्रीलिम्स में भी बहुत कारगर साबित होगा। तो आप दोनों टॉपिक को वो सब करेंगे, बाकी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे हम लोग। कल से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो पूछते हैं वो करेंगे, और पढ़ते रहिए, है ना।
और प्रयास करिए ईमानदारी से। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, व्यक्तित्व में, न सिर्फ पढ़ाई के प्रति बल्कि व्यक्तित्व के प्रति, हमारे आसपास के लोगों के प्रति भी ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। और अपने काम के प्रति, लोगों के प्रति ईमानदार रहिए और एक अच्छे नागरिक बनते हुए पढ़ाई करिए। कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।